हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, यूपीपीएससी की सभी परीक्षाएं लाइक एज आरओ, यूपीपीसीएस, एटीसी और साथ ही साथ बीपीएससी, एसएससी और आरआरबी के लिए जीएस के इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम विश्व और भारत के भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं उनके नाम आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? देखिए, जो बुध ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। वहीं पर अगर बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है। मंगल के बारे में बात करें तो मंगल के दो उपग्रह हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं? बृहस्पति के हैं कुल 16 उपग्रह, ठीक है। और इसी के साथ आता है शनि के कितने हैं? 22, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही जवाब, यानी कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, सवाल ये है यहाँ पर कि कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, दैट इज जिब्राल्टर। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। और यहाँ पर देखिए, जो बासपेरस बताया गया है, बासपेरस, तो ये जो है काला सागर और मारमरा सागर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? काला सागर और मारमरा सागर, मारमरा, ठीक है। और इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है? तो ये स्थित है तुर्की में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन ये है कि सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सही जवाब है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और आपको बता दें कि सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात के भड़ौत जिले में बाद गांव के निकट नर्मदा नदी पर बनाई जाने वाली गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो ये रिपीट हो रहा है। सही जवाब इसका आप जान ही रहे हैं, ऑप्शन बी है। और उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और बताइए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। तो देखिए, ये एक रिवीजन वीडियो है, इसमें बहुत अधिक व्याख्या मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आप जानते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, तो इससे बाकी लोग भी रिव्यू करेंगे। और फिलहाल इसका सही जवाब क्या बन रहा है? देखिए, ऑप्शन सी, दैट इज सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती जो हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। तो आपको क्या बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? किसका किसका? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। तो ऑप्शन बी, यानी कि नागार्जुन सागर, ठीक है। तो नागार्जुन सागर जो सिंचाई परियोजना है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। और आपको बता दें कि 1956 में 1956 ईस्वी में स्थापित यह सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से, तत्कालीन हैदराबाद, 144 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर नालगोंडा जनपद के नदीकुड गांव के निकट स्थित है। यहाँ 1425 मीटर लंबा और 125 मीटर ऊंचा ऋजु गुरुत्व बांध बनाया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, सवाल है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? देखिए, बहुत आसान है, फटाफट आपको बताना होगा इसको। और सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन डी, बर्खोयांस्क। बर्खोयांस्क ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। और अगला सवाल देखते हैं। निम्नांकित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है? निम्नांकित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर ओरोविले ये पांडिचेरी में है, ये तो बिल्कुल सही है। और बात करें बैकानूर के बारे में, तो बैकानूर को बताया गया है पाकिस्तान में, जो कि गलत है, यानी कि ये हमारा सही जवाब बन जाएगा। बैकानूर एग्जैक्टली देखा जाए तो कहाँ पर है? यह यूक्रेन में है, ठीक है। तो बैकानूर कहाँ पर है? यूक्रेन में। और बांडुंग कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में। और
बट्टिकलोवा यह श्रीलंका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, निम्नांकित कथनों में से कौन सही है। अब आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है, ये सही है, जी हाँ। यूक्रेन में डोनेट्स्क बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। जर्मनी में सार क्षेत्र में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, ये भी सही है। और यूएसए यानी कि अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में है, यानी कि हमारा जो विकल्प डी है ये सही है। यानी कि यहाँ पर जो भी विकल्प हैं, चारों के चारों विकल्प, सभी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियाँ नर्मदा एवं ताप्ती जो अरब सागर में गिरती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये नदियाँ भ्रंश जनित हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि विकल्प ए को आप आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है उसको क्या कहते हैं। देखिए जो पीडीएस सिस्टम है, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार जो है गांव में, शहरों में लोगों तक अन्न वितरण करती है, उसको पीडीएस कहते हैं, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो पीडीएस को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न को खरीदती है उसे कहते हैं वसूली कीमत। वसूली कीमत, तो वसूली कीमत क्या है? वसूली कीमत वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से जो उनकी उपज होती है उसका क्रय करती है, उसे कहते हैं वसूली कीमत। और सरकार द्वारा किसानों से कृषि उपज की यह खरीद जो होती है वो पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए की जाती है। तो ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैंक दर से क्या समझते हैं आप? बैंक दर से क्या समझते हैं और उस ब्याज की दर से तो क्या है? देखिए इसका जो सही जवाब है वो क्या बनेगा? बैंक दर। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। बैंक दर का तात्पर्य उस ब्याज की दर से है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बट्टागत करते हैं। थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए बैंक दर का अभिप्राय उस दर से होता है जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनः कटौती करता है, मतलब स्वीकार्य जो प्रतिभूतियां हैं उस पर ऋण देता है। और कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर इस दर को कटौती दर भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। और अगला सवाल है, इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? इनसाइड ट्रेडिंग, तो देखिए जो इनसाइड ट्रेडिंग शब्द है ये शेयर बाजार से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इनसाइड ट्रेडिंग अवैध शेयर मार्केट जो शेयर व्यापार होता है उसका एक प्रकार है। इसके अंतर्गत कंपनी के इनसाइडर यानी कि वे लोग जो कंपनी की गोपनीय स्थिति से परिचित हैं उसका दुरुपयोग करते हुए लाभ कमाने के लिए कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग करते हैं। इस दुरुपयोग के मद्देनज़र सेबी ने नियम बनाया है कि इस प्रकार के लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति को लाभ की राशि कंपनी को लौटानी होगी, तो इसे कहते हैं इनसाइड ट्रेडिंग, मतलब अंदर अंदर व्यापार। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? देखिए मैं आपको बता दूं, जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, याद रखिएगा इसका समय ये थी 2007 से लेकर 2012 तक। तो उसका जो मुख्य लक्ष्य था वो था तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। क्या था लक्ष्य? तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। तो तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास, जिसमें विकास की धारा के साथ सबको जोड़ना और आर्थिक विकास से सभी का लाभान्वित होना सुनिश्चित करना था। यानी कि विकल्प डी अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही जवाब है। समावेशी समृद्धि का मतलब है उपरोक्त सभी से। अच्छा, आलू में जो ब्लैक हेड नामक रोग होता है उसका कारण क्या होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। याद रखिएगा, जो ब्लैक हेड नामक रोग होता है आलू में वो ऑक्सीजन की कमी से होता है। और ये सवाल देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन है कि योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है? ठीक है, योजना में कोर सेक्टर, तो देखिए जो कोर सेक्टर का मतलब होता है वो है लौह इस्पात यानी कि स्टील, दूरसंचार, शक्ति यानी कि पावर, सड़क निर्माण, रेलवे आदि जैसी आधारभूत संरचना से संबंधित क्षेत्रों से। तो यहाँ पर जो भी विकल्प हैं उसके अंतर्गत सिर्फ डी ही आ रहा है। तो लोहा और इस्पात उद्योग ये कोर सेक्टर से संबंधित हैं।
तो ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था? भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? देखिए 2011-12 में हुई थी, यानी कि विकल्प डी हमारा सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था। देखिए सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर ऑल द एग्जाम्स लाइक एज, अगर आप आर या फिर यूपीपीसीएस या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप खुद को चेक जरूर करें, क्योंकि पैटर्न बदल गया है और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसी के अनुरूप हैं, यानी कि बदले हुए पैटर्न पर ही हैं। तो बताइए कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दैट इज श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है कब? देखो याद रख लो कि 2001 से 2011 के मध्य भारत में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे निम्नतम रही है, और ये रही है 17.7%। और बाकी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बस यही है कि 2001 से 11 के बीच 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे न्यूनतम रही और ये रही 17.7%। तो बात करते हैं 1961 से 1971 के मध्य, तो ये रहा था 24.80%। और 1981 से 1991 के बीच में कितना रहा था? ये थोड़ा सा घट गया था, यानी कि 23.87%। और 1991 से 2001 के बीच ये रहा था 21.54%। तो ये हो गया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो देखिए इसका उत्तर आपको पहले से ही पता होगा, सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। अगला सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो देखो जब यहाँ पर विकल्प है उसके मुताबिक ही हमें आगे बढ़ना है। तो जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक साक्षरता दर है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो साक्षरता दर कितनी रखी गई थी? 67.9%। 67.9%। मध्य प्रदेश में था 69.3%। और उत्तराखंड में था 78.8%। यूपी में था, ये जरूर याद रखना आप, ये है 67.7%। तो ऑब्वियस है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया डिस्कस। तो देखिए रोज़ रात में आपको एक प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार से मिला करेगा, और आप लोग उसको हल करके सोया करें, ताकि आपका जो जीएस है वो स्ट्रांग हो जाए। स्टडी जीके में अगर आप स्ट्रांग रहें तो डेफिनेटली आपके चयन की जो चांसेज हैं, जो परसेंटेज हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।